जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर पहले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण कहीं न कहीं एक अछूता अभी भी है, लोगों को उतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि ऐसे किसी विषय के साथ, ऐसे किसी काम के साथ जुड़ा जाए, जिस पर कि अभी बहुत काम होना बाकी है। ध्वनि प्रदूषण जो है, वो अक्सर हम उसको न दिखाई देने वाला दुश्मन मान करके नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, जो सीधे सामने से दिखाई देते हैं, तो उन पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गरिमा कौठेकर और आप सभी का स्वागत है निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन प्रेजेंट शोरगुल के इस नए एपिसोड में। शोर से भरी इस दुनिया में आज हम बात करेंगे शांति की। समाज, पर्यावरण और जिम्मेदारी, इन तीनों को जोड़ने की। निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन एक समर्पित सामाजिक संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर कार्यरत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गरिमा कौठेकर और आप सभी का स्वागत है निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन प्रेजेंट शोरगुल के इस नए एपिसोड में। यह मंच उन आवाजों को सामने लाने का प्रयास है जो समाज को जोड़ती है, जागरूक करती है और सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रेरित करती है। आज का यह संवाद भी उसी यात्रा का हिस्सा है, जहां हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि अनुभव और सोच साझा करते हैं। आज हमारे साथ है प्रज्ञा प्रसाद। पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक सशक्त नाम है। दूरदर्शन, ईटीवी और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बाद वर्तमान में वे जागरण नई दुनिया रायपुर में कार्यरत हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रज्ञा ने अगस्त 2025 में गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया में मिसेस इंटेलिजेंट का खिताब जीता। उनकी इसी बुद्धिमत्ता की झलक दिसंबर 2025 में कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर भी दिखी। एमसीयू भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स और अपने द्वंद 2014 में पुस्तक की लेखिका प्रज्ञा समाज सेवा में भी निरंतर सक्रिय हैं। हमें यह बताते हुए विशेष गर्व हो रहा है कि प्रज्ञा प्रसाद जी निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन की गुडविल एम्बेसडर रायपुर छत्तीसगढ़ से भी हैं और वहां से समाज में जागरूकता फैलाने के कार्य की मजबूती दे रही हैं। प्रज्ञा जी, शोरगुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे जोड़ा। प्रज्ञा जी, आपने पत्रकारिता में 20 वर्षों तक काम किया, मिसेस इंटेलिजेंट 2025 का खिताब जीता और केबीसी जैसे मंच तक पहुंची। आपकी जीवन यात्रा इतनी विविध और प्रेरणादायक रही है। अगर आप आपके सफर को परिभाषित करें तो वह क्या होगा? मेरे लिए मेरा सफर निरंतर सीखने और खुद को चुनौती देने की प्रक्रिया है। 19 साल की पत्रकारिता ने मुझे समाज की कड़वी सच्चाइयों और बारीकियों से रूबरू कराया है। मिसेस इंडिया के मंच ने मुझे व्यक्तित्व के एक नए पहलू से मिलवाया। केबीसी तक पहुंचना मेरी जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति लगाव का परिणाम रहा। अगर एक शब्द में कहूं तो मेरा सफर इवोल्यूशन है, यानी विकास है, जहां मैं हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनाने की कोशिश करती हूँ। निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण पर लगातार काम कर रहा है। आपके अनुसार यह मुद्दा आज भी समाज में गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? दरअसल ध्वनि प्रदूषण जो है, वो अक्सर हम उसको न दिखाई देने वाला दुश्मन मान करके नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो सीधे सामने से दिखाई देते हैं, तो उन पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। जैसे वायु और जल प्रदूषण है, उसका प्रभाव सीधे सीधे तौर पर हम देख पाते हैं, लेकिन शोर जो है वो हमारे व्यवहार को और जिंदगी को बहुत धीरे धीरे जो है वो अफेक्ट करता है। मैं एक जागरूक सिटीजन होने के नाते इसको बहुत बड़ी समस्या मानती हूँ, क्योंकि हम शांति के अधिकार को दरअसल आज के समय में भूल चुके हैं। लोग उत्सव के बीच और शोर के बीच अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं, और यही वजह है कि ये जो जागरूकता की कमी है, इस वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण को लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज इस समस्या को सीरियस नहीं लिया गया तो आगे बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जी, बिल्कुल। और उसमें ये निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन जिस तरह से अवेयर करने में, लोगों को जागरूक करने में अपनी जो भूमिका निभा रहा है, और मुझे भी रायपुर के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर जोड़ा गया है। तो मतलब एक ऐसा मंच है, एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा एनजीओ है जिसने इस भविष्य की समस्या को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करके और अभी उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। आपने मीडिया में रहते हुए कई सामाजिक मुद्दों को करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि ध्वनि प्रदूषण आने वाले समय में साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन सकता है? बिल्कुल, ये साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन सकता नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि काफी हद तक बन चुका है। ऐसे टाइम में जब हम अपना अधिकतर समय जो है मोबाइल पर गुजार रहे हैं, शोर के बीच गुजार रहे हैं। पहले सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो पहले के मुकाबले भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसमें ये चिड़चिड़ापन, अवसाद, अनिद्रा जैसी जो समस्या है, हम कई बार समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा हाथ है। और अभी कुछ खबरें, जैसे आपने मेरे पत्रकारिता जीवन की बात की, तो अभी पिछले 1 साल में ऐसी कई खबरें जो है मैंने बनाई, जिसमें कि डीजे के बहुत तेज शोर से, हार्ट अटैक से, या फिर कान का पर्दा फट जाने की वजह से भी, मतलब मौत तक की भी खबरें आई हैं। कान के पर्दे फटने की तो खबर बहुत सारी आई, उसमें मौत नहीं हुई, लेकिन डीजे के शोर से हार्ट अटैक से जो मौत हो गई, वो जस्ट पिछले साल की ही खबर है। तो यहाँ पर राजनांदगांव में भी ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में, और रायपुर में भी ऐसी घटना हुई, और अन्य राज्यों में भी हो रही है। तो ये एक बहुत जानलेवा बन चुका है। लोग अगर जल्दी नहीं इस बात को समझे तो आगे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती। जी, बिल्कुल। आपने उन गंभीर मुद्दों को सामने रखा कि ये हम आए दिन सुनते हैं न्यूज़ में और प्रिंट मीडिया में कि बहुत सारे इस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग-बाग इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। और उसके लिए ये रोज़मर्रा के और ये दैनिक जीवन का एक हिस्सा ही बन चुका है शोर। तो जैसे निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ इस समस्या पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आपके अनुसार समाज और प्रशासन मिलकर इस दिशा में क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? प्रशासन को केवल कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी सख्त होना पड़ेगा। अगर हम सरकार की बात करें या न्यायपालिका की बात करें, तो अगर मैं हाईकोर्ट की बात करूं, अगर अपने प्रदेश की यानी छत्तीसगढ़ की, तो बिलासपुर हाई कोर्ट ने डीजे के शोर पर कड़े निर्देश भी दिए थे। अन्य राज्यों ने भी समय समय पर इस पर निर्देश जारी करते हैं कि 10 बजे के बाद आप शोर न करें या डीजे तेज आवाज में न चलाएं। डीजे के लिए भी एक निश्चित जो ध्वनि है वो भी तय है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। तो अब यही हो सकता है कि जो पुलिस प्रशासन है सख्ती से इसका पालन करवाए। लेकिन सिर्फ प्रशासन भी काफी नहीं है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि एक जो सिविक सेंस होता है, या जो एक आत्मानुशासन होता है जो खुद से आता है, उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि पुलिस प्रशासन आखिर कितने लोगों पर नजर रख सकती है। तो जिस तरह से निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन जैसे जो एनजीओ है, उनके साथ मिलकर के भी एक सोशल बाइकॉट की संस्कृति जो है हमें विकसित करनी होगी ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ। और अब समाज को खुद आगे आना पड़ेगा ऐसे आयोजन जिसमें कि बहुत तेज आवाज में इस तरह से कोई भी चीज बजाई जाती है, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे डीजे हो, या और भी तमाम जो इस तरह की चीजें हैं। तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम उत्सव को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। बिल्कुल, सही कहा आपने। सभी को जागरूक होना पड़ेगा और सभी को इस दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वो केवल एक इंसान का नहीं होता, एक संगठन का नहीं होता या फिर प्रशासन का नहीं होता, वो हम सभी का होता है। आपकी ये बात बहुत सही है। अपने देश से प्रेम करते हैं, तो ये जो देशभक्ति की भावना है, मुझे ऐसा लगता है ये भी उसके अंतर्गत ही आता है कि हम अपने
लोगों का ख्याल रखें, हम अपने देश का ख्याल रखें, हम अपने समाज को हम क्या दे सकते हैं? तो जैसे लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो है, उसको अगर हम सही तरीके से बनाए रखने में ही योगदान दे दें, तो वो भी बहुत बड़ी समाज सेवा है या देश सेवा है। जी, बिल्कुल। और इसी बात को हम लोगों को समझाते हैं, उन तक पहुँचते हैं और बताते हैं कि निसर्ग और सृष्टि को सँभाल के रखा जाए। आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप हाल ही में केबीसी के मंच पर होकर आई। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई और दूसरा आपकी इस उपलब्धि के लिए मैं ज़रूर एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि केबीसी के मंच पर जाना सिर्फ़ एक शो नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। उस अनुभव ने आपको अंदर से कैसे बदला? एक्चुअली क्या है कि कौन बनेगा करोड़पति गेम शो तक जो पहुँचने की यात्रा है, वो यात्रा ही बहुत कठिन है। वहाँ पहुँच जाने के बाद अब जब हॉट सीट तक पहुँचते हैं, क्वेश्चन्स के आंसर देने की बारी तो तब आती है। लेकिन केबीसी ने मुझे जो मैं सीख कर के आई हूँ, मुझे ये सिखाया कि शांत रह कर के कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करें। जैसे कि 2 लाख की राशि पर ही मैंने क्विट कर दिया। कहीं न कहीं वो एक आत्मविश्वास की कमी जो उस सीट पर बैठने के बाद स्वाभाविक तौर पर हो जाती है। लेकिन यही तो परीक्षा है कि हम ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे शांत रह कर के अपने ऊपर विश्वास रखें और वो एक खेल था, लेकिन हम अभी ज़िंदगी के गेम में हैं। तो इसमें हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से जो है ज़िंदगी के गेम में भी बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती हैं और हमेशा निकलने का समाधान होता है। लेकिन जब हम आत्मविश्वास खो देते हैं, तो फिर हमें वो रास्ता दिखाई ही नहीं देता जो समाधान का है। वो पहले जब हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, जादुई कहानियाँ तो 5 दरवाज़े होते थे और उसमें से एक सही चुनना होता था। लेकिन उसके लिए बहुत शांत दिमाग होना ज़रूरी है। तो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठना एक बहुत ही अच्छा यादगार अनुभव है। उस मंच ने मुझे छत्तीसगढ़ की ही नहीं देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का भी उस समय एक एहसास कराया। उसने मुझे ये विश्वास दिया कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो ज्ञान है, वही आपकी असली खूबसूरती भी है और सही समय पर निर्णय लेना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने देखा था आपने कितने आत्मविश्वास के साथ सारे राउंड क्लियर करे। वहाँ पहुँचने के पहले मेरे ख्याल से काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों का डटकर सामना किया। वो सारे पड़ाव पार करने के बाद आप उस हॉट सीट तक पहुँची थी। ये आप में एक अलग ही आत्मविश्वास को झलकाता है। इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश जो पर्यावरण, समाज और आत्मविश्वास तीनों को छुए। मेरा संदेश यही है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन शोर कम करें। हम ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बिल्कुल अभियान में हैं, तो पर्यावरण संरक्षण की जो शुरुआत है वो अपने घर से और अपने आचरण से करना चाहिए। चाहे वो पेड़ लगाना हो या शोर कम करना हो, हमारी या आपकी एक छोटी-सी पहल भी किसी की जान बचा सकती है। तो अपनी पहचान खुद बनाइए, जिज्ञासु रहिए, याद रखिए कि सफलता का रास्ता जो है आपकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से होकर ही गुजरता है। तो बिना शोर किए भी सफल हुआ जा सकता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने पर्यावरण, समाज और आत्मविश्वास को जोड़ा और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वो निरंतर प्रयास कर सकते हैं पर्यावरण और समाज को विकास की ओर लेके जाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और समाज को एक विकास की दिशा की ओर बढ़ाने के लिए। प्रज्ञा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने शोरगुल के इस एपिसोड में अपने अनुभव, विचार और प्रेरणादायक यात्रा हमारे साथ साझा की। आपकी बातें यह याद दिलाती है कि ज्ञान, संवेदनशीलता और सही सोच समाज में वास्तविक बदलाव ला सकती है। निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन इसी विश्वास के साथ निरंतर काम कर रहा है, एक जागरूक, शांत और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए। आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन नहीं बल्कि एक आमंत्रण है, इस सकारात्मक बदलाव की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। एज ए वॉलंटियर, कोर टीम मेंबर, गुडविल एम्बेसडर या फिर निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन को डोनेट करके, क्योंकि आप भी हमारे पूरे भारत में चल रहे नॉइस पॉल्यूशन अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी, आपका फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया और अपनी संस्था के साथ जुड़ करके मुझे समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया।